आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें बात की गई है डैश मेड द शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर आप बेल्जियम की केस स्टडी अच्छे से समझते हो तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दोगे, जो कि है इसका राइट आंसर। अब वो क्यों है, तो देखिए बेल्जियम के अंदर आपने पढ़ा था ना कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी थी, ऑल ओवर कंट्री के अंदर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे डच कम्युनिटी के लोगों की थी। लेकिन ब्रुसेल्स जो कि इसकी कैपिटल है, वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे। तो वो यूनिटरी हो सकता था बट वो हुआ नहीं, वो फेडरल में हो गया, यानी कि उनने अपनी पावर को शेयर कर दिया। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। श्रीलंका इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसने ऐसा किया नहीं था, उसने मेजॉरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। और यहाँ पे बात हो रही है दोनों की, तो दोनों वैसे भी नहीं और लास्ट वाला है ही नहीं। तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज को शेड्यूल किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, बिसाइड हिंदूज लिखा हुआ है, बिसाइड हिंदी लिखा है, तो के अलावा, तो इसका मतलब ये हो गया। तो क्या होता है कि समटाइम बच्चा इस पर क्लिक कर देगा 22 पे, 22 है, उसको पढ़ के भी आया था तो उसका बिल्कुल माइंड सही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप देखोगे ना, बड़े से बड़े जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही होते हैं, रिटर्न में नहीं होते, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी के अलावा टोटल 21 लैंग्वेज और है। तो टोटल कितनी होगी 22 लैंग्वेज। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल की बात हो रही है। तो ब्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 टाइप की होती है, एक ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और लास्ट होती है जिला परिषद, जो सबसे बड़े लेवल पे आ जाती है। तो ये ब्लॉक लेवल की जो होती है वो सेकंड टीयर की होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे पंचायत समिति शो हो रही है, तो आप आराम से चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो इंडिया के पास तो है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2 टीयर, देन उसके बाद 3 टीयर की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पहले सेंटर स्टेट ही था, देन अब आज के समय आप लोकल भी देखते हो। कनाडा से तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर वैसे ही लिया है, यूएसए के अंदर भी हमें फेडरल स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। लेकिन जो वन पार्टी सिस्टम है वो हमें चाइना में देखने को मिलता है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिंगल पार्टी है। अगर आप वहाँ इलेक्शन भी कंटेस्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़े लेवल पे हमारी जो जिला परिषद होती है वो वर्क करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखो ये लोकल लेवल का ही पार्ट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें अर्बन में देखने को मिलते हैं, अर्बन गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं मेयर, तो वो मेयर कहलाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 7th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर की बात आएगी तो ऑब्वियसली इंडिया का नाम आएगा, लेकिन जब आप कमिंग टुगेदर की बात करोगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिंग टुगेदर, तो इसमें ऑब्वियसली आप यूएसए जैसे कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो। तो मैंने होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर दोनों के बारे में चैप्टर में काफी डिटेल में आपको समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो मेयर है, जैसा कि अभी हमने जाना भी था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डैश। तो बड़े सिंपल तरीके से बात की जा रही है कि जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक तरीके से किसे दी जाती है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है। तो देखो चाइना जैसी कंट्री होगी तो वहाँ पे पावर एक ही के पास है, तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो पावर है वो किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, सेंटर के पास अपनी पावर, स्टेट के पास अपनी पावर और लोकल के पास अपनी पावर, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और 2 और थी जो कि आपको इसी क्वेश्चन में जानने को मिल जाएगी। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं,
ऑब्वियसली अगर हम देखें तो बैंकिंग जो सिस्टम है वो सारा का सारा यूनियन लिस्ट के अंडर में काम करता है। फॉरेन अफेयर क्योंकि बात कंट्री की है तो ये भी ऑब्वियसली इसके अंदर आएगा। डिफेंस ऑफ द कंट्री तो भाई देश की सुरक्षा का मामला है, तो ये किसके हाथ में दी जाती है पावर? सेंटर के पास, यानी कि यूनियन के पास। जब तीनों हो गए तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉज मेड फॉर द सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट देन द डिसीजन मेड बाय डैश विल प्रिवेल। तो इसमें बात की जा रही है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए लॉ बनाने में स्टेट वर्सेस सेंटर का, तो फिर लास्ट यानी कि मेजर पावर किसके पास रहेगी? तो कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे पहले जान लीजिएगा होती क्या है कि देखो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें दोनों मिलकर यानी कि सेंटर प्लस स्टेट काम करती है, तो इसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी ये बात की गई है कि जो फाइनल पावर है वो सेंटर को ज़्यादा दी गई है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो जाता है वो यूनियन गवर्नमेंट हो जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैश। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या खास चीज देखने को मिलती है? डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट या फिर 2 लिस्ट। तो इन्हीं में से आप आंसर अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी के समय हमें 3 लिस्ट में देखने को मिलता है, वो कौन कौन सा है? सेंटर वर्सेस स्टेट वर्सेस लोकल। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ये तीनों देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। थर्ड फोर्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन्वॉल्व। तो पंचायती राज के अंदर भी हमें 3 टियर की ही जो लेवल थे वो एक तरीके से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर विलेज, सेकंड के अंदर ब्लॉक एंड थर्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही हमें ये आराम से मिल जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा करी थी। आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें जो है वो सही बोली जा रही है और गलत बोली जा रही है। अपने आप हमारा आंसर निकल जाएगा। इंग्लिश इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए वाला गलत हो जाता है। सिटीजन आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज एज देयर नेशनल लैंग्वेज, तो ये भी नहीं है क्योंकि किसी को भी ये राइट्स नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दे। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, इस बात को लेके ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा हमेशा बहस होती रहती है, डिबेट होती रहती है कि यार हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, बट एक्चुअल में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हिंदी इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये 40% हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा बोली जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और ऊपर से जो मेन पॉइंट है ना वो नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी भी जाती है, ये बात भी ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला हुआ, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ज़रूर मिला है। और हर एक स्टेट को ये राइट्स दिया गया है कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटका की कन्नड़। तो हर एक स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, और डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होता है ना वो वहाँ पे वो जारी कर सकता है। होप सो कि बच्चे अब डिटेल में इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ द पावर टू मेक द लॉ ऑन द रेसिडेंटरी सब्जेक्ट। रेसिडेंटरी सब्जेक्ट बाकी बच्चे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना उनको ये पता था कि हम जिन भी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें डेवलप्ड होगी तो उसे हम किस लिस्ट में रखें, सेंटर, यूनियन, तो किस में रखें, ये भी क्वेश्चन मार्क वाली बात है। तो इनको उन्होंने नाम दिया था रेसिडेंटरी सब्जेक्ट। तो ये वो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आज के समय इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, तो ये आज के समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी होते जा रहा है। तो इनके ऊपर कौन देखेगा, स्टेट देखेगा, सेंटर देखेगा, दोनों मिलकर देखेंगे। तो उन्होंने बोल दिया था कि ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे जो आगे आते रहेंगे उनको हम यूनियन गवर्नमेंट में ही काउंट करेंगे। तो ज़्यादा पावर जो है वो यूनियन को ही दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन। तो यूनियन का कौन सा सब्जेक्ट नहीं है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉरेन अफेयर ये तो ऑब्वियसली आएगा, करेंसी को एक तरीके से प्रिंट करना ये भी आता है, बैंकिंग सिस्टम सारा इसके अंदर आता है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स तो ये हर एक स्टेट्स के अपने अपने राइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज अ स्पेशल स्टेटस। तो इनमें से किस इंडियन स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। अब देखो ऑप्शन में आपको जम्मू एंड कश्मीर नहीं दिखेगा और ना ही एग्जाम में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, बट अभी रिसेंटली टाइम में उससे वो जो स्टेटस था वो हटा दिया गया, आर्टिकल नंबर 370 था। लेकिन पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ये तो एक तरीके से स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसका नाम है नागालैंड। तो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड है आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर ए से लेकर बी सी डी ऐसे सारा आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर देखने को मिलेगा, जिसमें अंदर स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जिसके अंदर मणिपुर भी आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, असम भी आ जाता है, नागालैंड भी आ जाता है। इन सभी स्टेट को ना स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सेकंड लास्ट है हमारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन डैश। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो गया था, तो हमने तो हिंदी लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रमोट करने की बात करी थी। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था, स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट से, और उसके अंदर एक नाम आता है तमिलनाडु स्टेट्स का। तो जब बात हुई थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, तो इसका प्रोटेस्ट होने लग गया था स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट में। तो उन्होंने ये बात रखी, तो इसलिए इंडिया ने अपनी कोई नेशनल लैंग्वेज इस वजह से नहीं बनाई, और उन्होंने ये पर्पस रखा था कि हम आने वाले टाइम में यानी कि 1965 तक जो ऑफिशियली जो इंग्लिश का जो काम है वो उसे क्लोज कर देंगे। लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से नहीं किया, उसे आगे कंटिन्यू रखा, क्योंकि इंग्लिश आज के समय भी ग्लोबल लैंग्वेज है, उस समय भी थी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट की वजह से, वरना तो जितना भी काम हो रहा है वो सारा हिंदी में ही होता। लास्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज आ डैश। तो फेडरेशन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या ऑल ऑफ दिस है। अब आपको लगेगा कि आप चैप्टर तो फेडरलिज्म का कवर कर रहे हो, तो हाईली चांसेस है 99%, अगर कोई तुक्का भी लगाना चाहे तो फेडरेशन के साथ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, इंडिया क्या है, फेडरेशन नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, इंडिया को स्टेटस मिला है यूनियन ऑफ स्टेट्स का, यूनियन ऑफ स्टेट्स का। तो इसका मतलब ही ना फेडरेशन होता है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना है जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, आपको लगेगा कि फेडरेशन है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन फेडरेशन चैप्टर से रिलेटेड। होप्स कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। आगे हम बात करेंगे आपके इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 जेंडर से रिलेटेड। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।